हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि बीकॉम सेकेंड ईयर का सिलेबस बताए थे और आज चैप्टर चालू कर रहे हैं। कॉरपोरेट अकाउंटिंग बोल लीजिए, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग बोल लीजिए, बात करें एडवांस अकाउंटिंग बोल लीजिए। आपके चैप्टर्स आज से शुरू कर और पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आएगा सर सीक्वेंस से चैप्टर नहीं बचे। देखिए, जो चैप्टर इजी है आप अंडरस्टैंड कर सकते हो उसे पहले बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा करके चैप्टर बताऊंगा, तो आप मेरे अनुसार पढ़ाई कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में। आपका पहला चैप्टर मान के चलिएगा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी डिजॉल्व हो रहा है, कंपनी स्पॉइल्ड हो जा रहा है, कंपनी कंपनी अपने एंटिटी को खत्म कर रही है। दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कारण से अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, अपने एंटिटी को समाप्त कर दे रही है, अगर अपने बिजनेस की, अपने नेम को, अपने फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर रही है, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब ऐसे ही नहीं कि जाके मुंह फाड़ के बोल देगा कि देखो भाई हम कंपनी के बंद कर रहे हैं। इसके लिए कोई प्रोसेस है, उसे हमें हो करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे liquidation occurs when a company is insolvent and unable to pay its overdue। क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई कंपनी कंगाल हो गया, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गया, उसके पास अपने डेप्ट को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यार भाई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, भाई डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। क्लियर? आगे, the operation of the company are closed and division of the assets between shareholder and creditor take place as per the priority of their claim। क्या होता है? देखिए, कंपनी को लिक्विडेट करने के पीछे एक कारण ये भी है कि मतलब अगर कंपनी अपने ओवर ड्यू को, डेप्ट को पेड नहीं कर पाती है, तो वहां पे कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है और जितना भी कंपनी के पास एसेट्स होता है उसे बेच करके डेप्ट को चुकाया जाता है। अगर फिर पैसा बच गया तो शेयर होल्डर आपस में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए बच्चे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन तीन टाइप का होता है। क्रेडिटर वॉलेंट्री लिक्विडेशन, मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन और कंपलसरी लिक्विडेशन। यहाँ पे समझिएगा, क्रेडिटर वाले में यहाँ पे क्या होता है ना कि कंपनी क्रेडिटर के डेप्ट को पूरा मतलब नहीं दे पाती है, तो यहाँ पे कंपनी के क्रेडिटर क्या करते हैं, डिसाइड करवाते हैं कि लिक्विडेट कर दो कंपनी को और एसेट्स को है बेचो या फिर हमें दे करके हमारे डेप्ट को है वो अमाउंट को पूरा कर दो। क्रेडिटर वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कंपलसरी, यहाँ पे कोई कोई एक्ट के अनुसार से, किसी टर्म के अनुसार से कंपनी खुद को लिक्विडेट करती है, यहाँ भी डेप्ट नहीं पेड कर पाती है, डिजोल्यूशन टाइप का हो जाता है कंपनी का। वॉलेंट्री लिक्विडेशन, यहाँ पे शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि भाई कंपनी को अब इस स्टेज पे पहुंच चुकी है, इस फॉर्म में कंपनी है कि ऑपरेट नहीं हो सकती, तो लिक्विडेट कर दो, तो यहाँ पे शेयर होल्डर का डिसीजन होता है। तो तीन टाइप से आपका लिक्विडेशन है पढ़ना। ठीक है, कारण क्या होता है देखिए लिक्विडेशन के प्रोसेस का। हम ऐसे ही नहीं कि यार कंपनी को उठे और लिक्विडेट कर सकते हैं, सबसे पहले लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ता है। लिक्विडेटर होता क्या पहले समझिए। एक बंदा, एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है वर्क ऑफ लिक्विडेशन करने के लिए, मतलब एक ऐसे पर्सन को बोर्ड मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जो कंपनी के लिक्विडेशन में भागीदारी निभाएगा। वह स्टेटमेंट लिखेगा कि कंपनी के पास कितना का डेप्ट है, कंपनी के पास अपना कितना संपत्ति है, यह लिक्विडेशन होने का क्या क्या कारण है, कितना उसको पैसा देना है, कितना डेप्ट चुकाना है, यह सबका स्टेटमेंट बनाने के लिए एक बंदा अपॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलेंगे उसको? लिक्विडेटर बोल देंगे। क्लियर? दूसरा, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन एंड सबमिशन ऑफ क्लेम एंड अपॉइंटेड ऑफ द वैल्यूअर। समझिएगा, अब यार कोई कंपनी ऐसे ही नहीं कि यार लिक्विडेट कर देगी, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पेपर के थ्रू दे सकती है, मीडिया के थ्रू दे सकती है, अनाउंसमेंट कर सकती है, नोटिस बोर्ड लगा सकती है। अब ऐसा नहीं कि रातों रात बोलेगी भाई कंपनी बंद कर ली, चलो कंपनी का काम खत्म हो गया। कंपनी लिक्विडेट होने से पहले
पब्लिक नोटिस देना इंपॉर्टेंट है। आपका यह रूल है, यह प्रोसीजर में बना हुआ है कि अगर आप फ्यूचर में अपने कंपनी को लिक्विडेट करते हो तो आप पब्लिक नोटिस गिवन करोगे। पब्लिक नोटिस देने से क्या होगा, जो भी आपके डेप्ट होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर अवेयर हो जाएंगे, भाई कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, चलो अपना जो रोल है वो परफॉर्म करना बनता है भाई। ठीक है, तो ये चीज नोटिस करना आपका इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ क्लेम। देखिए क्या होता है, अब यार कंपनी बंद हो रही थी यार, जो मन तो आकर कैसा नहीं बोला कि कंपनी मेरा भी उधार ली हुई थी, तो यहां पे क्लेम का कि एक्चुअल में कंपनी को कितना पैसा चुकाना है, कितना क्लेम है कंपनी के ऊपर, कितना से कंपनी ओवर ड्यू हो गई है, और उसका एक स्टेटमेंट तैयार करना। क्या है यहाँ पे, वेरीफाई करना कंपनी के पास कितना का डेप्ट है, कितना क्लेम है, किस किस टाइप के क्रेडिटर अवेलेबल है, कहां कहां कंपनी को पैसा देना है, यह सारा कंपनी के स्टेटमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, यह लिक्विडेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है बच्चे, प्रिपेयरिंग एसेट मेमोरेंडम एंड अदर रिपोर्ट। क्या होगा, अभी हमने कैसे बोले कि डेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि डेप्ट किस टाइप का है, कितना डेप्ट है, क्या क्या किसे किसे पैसा देना है, किससे कितना पैसा मतलब चुकाना है, कितना किससे हमें पेड करना है, गवर्नमेंट को टैक्स क्या देना है। तो उसके बाद हमें यार यह भी जानना पड़ेगा ना कि हमारे पास संपत्ति क्या क्या है, हमारे पास एसेट क्या क्या है, किस किस टाइप का एसेट है, क्योंकि एसेट्स को बेच करके ही, एसेट्स को रियलाइज्ड करके ही हम अपने डेप्ट को पेड करेंगे। तो यह जानना यहां पे जरूरी है कि एक मेमोरेंडम में कि हमारे पास कितना का संपत्ति है। ठीक है, आगे फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडेशन एसेट, यहां पे फॉर्मेशन करेंगे कैसे हमको लिक्विडेशन करना है। ठीक है, तो यह आपका इंपॉर्टेंट टर्म जो बेसिक टर्म्स हो गए, कुछ कुछ और बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यह आपका लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट है, यह वर्क ऑफ लिक्विडेशन करने के लिए किया जाता है, बनाया जाता है। समझिएगा, जैसे हम लोग बोले ना सर कंपनी का डिसोल्यूशन करना है तो हमको बनाना पड़ेगा, आप लोग 12th पढ़े होंगे, और 12th में बीकॉम फर्स्ट ईयर में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़े पढ़े ना बच्चे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपने क्या सीखा था कि कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पे हम एसेट्स को लिखते हैं कि कितना एसेट्स है, रियलाइज्ड वैल्यू क्या हुआ, कितना का लाइबिलिटी पेड की, तो एक स्टेटमेंट बेसिस पे बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहां पे लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट बनता है। इसमें देखिए एसेट्स रिसीव्ड साइड में कि पैसा आ कहां से रहा है, उसका रियलाइज्ड वैल्यू हमारा लिखेंगे, और पेमेंट हमें पैसा किनको किनको देना है। ठीक है, अब सपोज दैट समझिएगा, देखिए बता रहा हूं, सपोज दैट कंपनी लिक्विडेशन करने के लिए चालू कर दी, अब उसको लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें यह जाने कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितना था, पैसा हमको कहां कहां से लेना था, और वह रिकॉर्ड करेगी रिसिप्ट साइड में। वह किस साइड रिकॉर्ड करेगी सर, वह रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है बच्चे अब उसके बाद आता है कि देखिए उसमें उसका बुक वैल्यू भी रहेगा और उसका रियलाइज्ड वैल्यू भी रहेगा। ठीक है, तो यह जानना भी जरूरी है कि बुक वैल्यू क्या है और उसका रियलाइज्ड वैल्यू क्या है। ठीक है, अब उसके बाद होता है कि पेमेंट की हमें किस सीक्वेंस से हमको पैसा देना है, किसको कितना पैसा देना है, कैसे पैसा देना है, तो वह पेमेंट साइड में पैसा जो भी आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे। ठीक है, हम लोग एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया था। तो पैसा कहीं से भी आ रहा है सब डेबिट साइड में लिख दो, पैसा देना है। अब देखिए एक सीक्वेंस हम लिखे हैं, समझिएगा मेरी बात को, लिक्विडेटर एक्सपेंस, लिक्विडेटर रिमोनरेशन, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, एक प्रॉपर सीक्वेंस हम लिखे हुए हैं, और आपको ना माइंड में यही सीक्वेंस रख करके पैसा देना है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि पैसा जैसे आया लिख तो दिए, अब पेड करने में पहले आप डिवेंचर पेड कर दिए, फिर आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे दिए, फिर शेयर होल्डर को दे दिए, इस सर क्रेडिट साइड में ना वैसे देते चलते गड़बड़ा जाएगा। एक रूल बना हुआ है और एक्ट के अनुसार से इसी सीक्वेंस में आपको पेड करना है, यह आप प्रॉपरली अपने माइंड में रखिएगा।
ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में पेड करना है, इसलिए इसे राइट डाउन करके चलिए कि देखो यार कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, अगर हमको डेप्ट को पेड करना है तो सर बताए थे कि इस सीक्वेंस में देना है पैसा और हमको इसी सीक्वेंस में पैसा देना है सबको। तो लिक्विडेटर एक्सपेंस, रिमुनरेशन, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब समझिए मेरी बात को, मान के चलते हैं यार कि हमें कैश से आया पैसा 100 रुपया, मेरे पास कैश था, एसेट रियलाइज करके 900 आया, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा, सब इंपॉर्टेंट टर्म बताते हैं थोड़ा। 100 रुपया आया और कॉल शेयर से आपका 100 रुपया आया, मतलब टोटल 9 1 10 1 11 1200 रुपया आ गया। 1200 रिसीव किया आप। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अभी हमारे पास टोटल 1200 आया, 1200 में हमने लिक्विडेशन एक्सपेंस को 100 दे दिया, लिक्विडेटर रिमुनरेशन को 50 दिए, डिवेंचर को 250 दे दिए, ठीक है, समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50 दिए। अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को 250 दिए। अब अपने हाथ में देखिए, समझिए मेरी बात को, टोटल 1200 हमारे पास आया था, हमारे पास टोटल कितना आया, 1200 आया, 1200। लेकिन अब हमने कितना खर्चा कर दिया, 700 हमने खर्चा कर दिया टोटल। अब हमारे हाथ में बचा हुआ है कितना रुपया, बैलेंस बचा हुआ है 500 रुपया, लेकिन अनसिक्योर का अमाउंट देख रहे हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर का, तो हमको दिख रहा है कि उसको 800 रुपीज देना है, अनसिक्योर क्रेडिटर को कितना देना है, 800 देना है। तो लिक्विडेशन करने का यह रूल है कि आपको ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको हर किसी को पैसा देना है, सीक्वेंस वाइज पेड करेंगे, जहां पे हमारा पैसा आखिरी खत्म हो जाएगा। भले अब अनसिक्योर क्रेडिटर को 800 देना था, लेकिन हमारे हाथ में बैलेंसिंग कितना बच रहा है, 500 ही, तो हम इसे 500 पेड करके अपने बुक्स को क्लोज कर देंगे। यह लिक्विडेटर फाइनेंशियल अकाउंट में, आपका स्टेटमेंट अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, समझ में आएगा। फिलहाल आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब समझिए मेरी बात को, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ लिक्विडेशन। समझिए पहले मेरी बात को, पहला होता है आपका, जो कुछ कुछ आपको समझने का जरूरी है, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा। पहला टर्म है आपका सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा। सर सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा क्या होगा, बताइए, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा क्या होगा, समझिए मेरी बात को। देखिए यहां लिखता हूं, इफ होल्ड मोर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर a loan or debt and realize excess value of assets known as सरप्लस। समझिए मेरी बात को, सपोज डेट आपने एक लोन लिया, लोन का अमाउंट था आपका 1000 का, लोन का अमाउंट कितना था, 1000 का, और आपने 1000 के लोन लेने के लिए आपने स्टॉक को गिरवी रख दिया, स्टॉक को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। आपने लोन 1000 का लिया है, ठीक है, लेकिन स्टॉक आपका था 3000 का, स्टॉक कितना का आपने गिरवी रखा, 3000 का। लिक्विडेशन का जब समय आया तो स्टॉक को रियलाइज किया गया, स्टॉक रियलाइज हुआ 2500 रुपया में, स्टॉक रियलाइज कितना में हुआ, 2500 में स्टॉक रियलाइज हुआ। अब देखिए कि सर हमारा लोन तो 1000 का था, लेकिन रियलाइज्ड वैल्यू हमारा 2500 हो गया। तो जब आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, और उसके बिहाफ में सिक्योरिटीज होल्ड करते हो और उस सिक्योरिटी का वैल्यू आपके लोन वैल्यू से ज्यादा रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्सेस वैल्यू है, वह कहलाएगा सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा।
तो यह आपका 1500 सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा हो जाएगा। हम लोग यह बोल सकते हैं कि इफ लोन वैल्यू इज लेस देन सिक्योरिटी वैल्यू और दैट एक्सेस वैल्यू नोन एज सरप्लस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इफ होल्ड मोर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर अ लोन और डेप्ट एंड रियलाइज एक्सेस वैल्यू ऑफ एसेट्स नोन एज सरप्लस। यह हो गया आपका क्लियर, यह राइट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ और टर्म बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा देखिए, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा इंसॉल्वेंसी अकाउंट में। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़े तो यहां ध्यान दीजिएगा। अन अनसिक्योर क्रेडिटर होता क्या है समझिएगा। देखिए, कोई क्रेडिटर ना बचे, अगर सपोज दैट की लोन दे दिया और बोल रहा है भाई ट्रस्ट के बियॉन्ड में ले लिए लोन, यार भाई समझिएगा। अनसिक्योर क्रेडिटर क्या होगा, जब कोई क्रेडिटर बिना सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और आप फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो जाते हो और उसका पैसा मिलने का कोई गारंटी नहीं है, तो वह हो जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर कि उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, दैट इज अनसिक्योर क्रेडिटर। क्लियर, तो यहां पे देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर में अभी यह लोन प्रोवाइड कर दिया, सपोज दैट 10,000 रुपीज का लोन, कितना का प्रोवाइड कर दिया, 10,000 का, लेकिन इसके पास अगर सिक्योरिटी बोले भाई कुछ भी नहीं है, नील सिक्योरिटी है, तो अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, लिक्विडेट होने वाली है, तो यहां पे इसका पैसा मिलने का कोई गारंटी नहीं है, तो यह हो जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर। यह कौन सा क्रेडिटर कहलाएगा, अनसिक्योर क्रेडिटर। याद रहेगा, माइंड में समझ में आ गया। चलिए आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर क्या होगा समझिएगा। देखिए यार, जब अगर क्रेडिटर से लोन लिए हैं और बोल रहा है भैया जी भरोसा तो है ये है, लेकिन हाँ आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा तभी आपको लोन देंगे। तो अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है और जितना का लोन है उससे कम वैल्यू का आपने कोई एसेट उसके पास होल्ड कर दिया, दैट इज पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। सपोज दैट 10,000 का आपने लिया कोई लोन, ठीक है, और आपने सिक्योरिटी 5,000 का ही एसेट रखे उसके पास में, तो वह कहलाएगा पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। क्लियर, समझिएगा। देखिए, अगर आपने लोन लिया है किसी से 12,000 रुपया का लोन, कितना का लिया आपने, 12,000 का, अब बोला कि सिक्योरिटी चाहिए, बिना सिक्योरिटी का लोन नहीं दे सकते, तो 12,000 का जब लोन ले रहे तो बोला कि भैया देखिए 7,000 का एक मेरा एसेट है, आप उसको अपने पास गिरवी रख लीजिए, गिरवी रख लीजिए। लोन 12,000 का और गिरवी रखवाया 7,000, तो अभी भी लोन का अमाउंट ज्यादा है ना, तो इसको बोलेंगे पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। और कितना क्रेडिटर बचा हुआ रहेगा, 5,000 रुपया का। क्लियर, आ रहा है समझ में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, देखिए समझिएगा फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर के बारे में कि फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर होता क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चे एक बात बता रहे हैं, यहां देखिएगा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, डर इसको नहीं रहेगा भाई कंपनी बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, मेरा पैसा नहीं डूबेगा। क्यों, यह पहले से अपने पास इतना सिक्योरिटी करके रखवा लिया है कि कंपनी बर्बाद हो जाए, तहस हो जाए, इसका पैसा डूब नहीं सकता है। कैसे समझिएगा, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। देखिए, जब लोन देने वाला क्रेडिटर लेंडर यह बोल दे कि देखिए जितना का लोन लिए है ना, आपको कम से कम उतना का ही सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, तो यह आपका फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, उसका पूरा पैसा सिक्योर है। सपोज दैट लोन आपने लिया 1,000 का और बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी आपने रख दिया 3,000 रुपया का। लोन लिए 1,000 के और सिक्योरिटी उसके पास गिरवी है 3,000 के, कंपनी बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, खत्म हो जाए,
इसका पैसा कभी डूब नहीं सकता है। या बोलेगा देखो यार मेरे पास तो पहले से 3,000 का सिक्योरिटी रख लेते, बेच करके पैसा वसूल लेंगे, तो यह कहलाएगा फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। लेकिन ये 2,000 का जो एक्स्ट्रा वैल्यू रखे हुए है, इसके पास राइट्स नहीं है उस पैसे को रखने का। सपोज दैट इसका लोन कितना का था, 1,000 का था, और ये सिक्योरिटी 3,000 का रखा हुआ था। कंपनी खत्म होगा, बर्बाद अगर हो रहा है, तो यह 1,000 अपना काट लेगा सिक्योरिटी वाले अमाउंट से, और कंपनी को वापस 2,000 रुपया कर देगा, और यही 2,000 कंपनी के लिए कहलाएगा सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा। सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छे से राइट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आपको यार क्लियर करना है टॉपिक को अच्छे से एकदम माइंड में स्टोर करके। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए आगे टॉपिक चलते समझिएगा। लिक्विडेटर रिमोनरेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या होता है ना, लिक्विडेशन का काम करने के लिए, कंपनी को समाप्त करने के लिए खर्चा पैसा होता है जो लिक्विडेटर लेगा। कुछ कुछ जनरल एक्सपेंसेस, चाय पानी भी होते हैं, तो वेरियस टाइप के खर्चे होते हैं। लिक्विडेशन का काम को करने के लिए, उस काम करने के लिए खर्च होते हैं, उसे लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलेंगे। और एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो फॉर्मेट हमने अभी आपको बताया था, इसी फॉर्मेट पे आपको चलना है। अपने मन से कोई फॉर्मेट नहीं बनाइएगा। सन्ड्री एसेट्स, एसेट रियलाइज्ड, बुक वैल्यू इधर, रियलाइज्ड वैल्यू इधर, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा आपको समझा दिए। कॉल ऑन इक्विटी क्या होता है, यह समझिएगा कि कॉल ऑन इक्विटी क्या होगा। देखिए यार, जब शेयर होल्डर पूरा पैसा शेयर का नहीं दिया हुआ रहेगा, अनपेड अमाउंट रहेगा, समझिए मेरी बात को। एक शेयर होल्डर जो 1,000 शेयर रखे हुए था, एक शेयर होल्डर चाहे वह इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों को इसमें है ऐसा, 1,000 शेयर रखे हुए था, एक शेयर का दाम था 10 रुपया, मतलब उसे टोटल पेड करना था 10,000। लेकिन आपके क्वेश्चन में एकदम चिल्ला चिल्ला के गरज गरज के बताएगा कि 1,000 का इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, और जो शेयर होल्डर पेड ओनली 7, मतलब 1,000 का शेयर लिए, 1,000 रुपया वाला शेयर लिया, 10 रुपया पर शेयर का दाम है, तो 10,000 का शेयर था, लेकिन वह बंदा 1,000 का शेयर और 7 रुपया मतलब 7,000 ही पेड किया है। अभी भी आउटस्टैंडिंग बाकी है उसके पास में कितना, 3,000 का। तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी ना, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, तो कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर, जो पैसा शेयर होल्डर के पास बाकी है, कंपनी उस पैसे को कॉल करेगी कि भाई कंपनी खराब स्थिति में है, जो आपने शेयर का पैसा नहीं दिया उसे आप वापस कर दीजिए, ताकि हम अपने डेब्ट को चुका सके। अगर पैसा बच गया तो वो पैसे में आपको भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। तो यह आपका आउटस्टैंडिंग मांगी 3,000 रुपया। अब कोई शेयर होल्डर मतलब इसमें से इसको मिला 1,000 रुपया एरियर कर गया, बोला कि 1,000 नहीं देंगे, तो पेड करेगा 2,000 रुपया, तो रियलाइज्ड वैल्यू में हम वह 2,000 लिखेंगे। तो यह इक्विटी शेयर के साथ में भी है और प्रेफरेंस शेयर के साथ में भी है। एक एक क्वेश्चन को ना बच्चे एकदम स्लोली स्लोली समझा समझा के बताएंगे। लगातार चैनल पे बने रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। आप नोट्स चाह रहे हो, टेलीग्राम पे सारे चैप्टर का सेपरेट नोट्स मिलेगा, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी, समझ में आएगा तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पटना में है तो आर्या कॉमर्स कैरियर विजिट कर लीजिए यार, चीपेस्ट रेट पे बेस्ट एजुकेशन मिलेगा आपको। धन्यवाद, बाय।